Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपसे कंपनी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, कंपनी के डिफरेंट टाइप्स क्या है, इसका क्लासिफिकेशन किस तरह से फॉलो किया जा सकता है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी में क्या डिफरेंस है। इस तरीके से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने कंपनी के रेफरेंस में आपसे अब तक डिस्कस किए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स सो मैनी एडवांटेजेस दैट इज वाइडली पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कुल मिला के इस पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के या इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के इतने ज़्यादा फायदे हैं कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। यानी कि आपको केवल इंडिया में नहीं, इन डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंपनी। तो क्या क्या ऐसे फायदे हैं इसके, क्या क्या ऐसे एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम पर्संस के द्वारा लाइक किया जाता है। तो पहले हम इनके एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। पहला एडवांटेज है इसके अंदर, दैट इज यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेस। दैट इज वेरी फर्स्ट बेनिफिट, वेरी फर्स्ट एडवांटेज। क्योंकि जब हम एक कंपनी की बात करते हैं तो एक जो कंपनी फॉर्म है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप इसमें ह्यूज नंबर ऑफ फंड को कलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि इसके अंदर मैंने बात करी थी पब्लिक कंपनी के बारे में, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम की लिमिट अनलिमिटेड है। क्योंकि अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स को आप अटैच कर सकते हो। अगर हर कोई अपने थोड़े थोड़े रिसोर्सेज भी लेके चलेगा, स्मॉल रिसोर्सेज को भी इंक्लूड करेगा, तो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से आपके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब कंपनी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आप मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ फंड को अवेलेबल कर सकते हो। यानी कि आप चाहे कितना ही बड़े से बड़ा ऑपरेशन या कितनी बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट को ओपन करना चाहे, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर आप उसके लिए रिक्वायर्ड सारे फंड को कलेक्ट कर सकते हो। ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। जैसे पब्लिक कंपनी में अगर आप स्मॉल शेयर्स को भी परचेज करते हैं और लार्ज नंबर ऑफ पर्संस स्मॉल शेयर्स को परचेज करेंगे तो भी आपके पास इतना फंड अवेलेबल होगा कि आप लार्ज स्केल पर ऑपरेट करने के एबल होगे, उसके कैपेबल होगे। दिस इज द मैक्सिमम बेनिफिट विच यू आर गेटिंग फ्रॉम द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द सेकेंड वन इज द लिमिटेड लायबिलिटी। अभी तक हमने जितनी भी फॉर्म्स स्टडी करी है, चाहे वो पार्टनरशिप है या फिर वो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, वहां लायबिलिटी कैसी थी? द लायबिलिटी वॉज अनलिमिटेड एंड इट वॉज रिलेटेड टू देयर पर्सनल प्रॉपर्टी ऑल्सो। लेकिन इसका कंपनी फॉर्म का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। और वो लायबिलिटी कहाँ तक होती है? केवल और केवल उनकी जो शेयर्स हैं उनके अनपेड नॉमिनल वैल्यू के बराबर उनकी लायबिलिटी होती है। यानी कि शेयर्स परचेज कर रहे हैं, अगर शेयर्स को फुल्ली पेड कर दिया है तब तो उनकी लायबिलिटी फिनिश हो जाती है। लेकिन अगर शेयर्स को फुल्ली पेड नहीं किया तो जितनी वैल्यू उन्होंने पे नहीं करी है शेयर्स की, उस पर्टिकुलर वैल्यू को पे करने तक की उनकी लायबिलिटी होती है, उससे ज़्यादा की लायबिलिटी उनकी नहीं होती है। क्योंकि कंपनी फॉर्म क्या होती है? कंपनी फॉर्म अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर शेयर्स आपने परचेज करे हैं उन शेयर्स की वैल्यू तक, उनकी फेस वैल्यू तक शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी होती है, उससे ज्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं है। दिस इज द सेकेंड बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कंपनी फॉर्म। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द परपेचुअल एग्जिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें या पार्टनरशिप की बात करें, वहाँ अगर मान लीजिए जो सोल प्रोप्राइटर है अगर उसकी डेथ हो जाती है या पार्टनर्स के बीच में क्वेरलिंग हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं उनके बीच में, तो क्या होता है, वो अपने फर्म को क्लोज कर देते हैं और फर्म का एग्जिस्टेंस वहीं फिनिश हो जाता है। लेकिन कंपनी फॉर्म में ऐसा नहीं होता है। कंपनी फॉर्म जो होती है उसकी एक खास बात होती है कि इसका एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस है।
यानी कि इसकी जो लाइफ है वो इसके मेंबर्स की लाइफ से बिल्कुल अलग होती है। एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इसके पास। ये लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है और लॉ के अंडर में क्रिएट किया जाता है, तो इसकी लाइफ लॉन्ग टर्म तक होती है। यानी कि वाइंड अप के अलावा जब तक कंपनी का वाइंड अप नहीं हो जाता है तब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में रहती है, उसका एग्जिस्टेंस फिनिश नहीं होता है। अब उसके अंदर जो डिफरेंट मेंबर्स हैं वो आ सकते हैं, डिफरेंट मेंबर्स जा सकते हैं, उनका रिटायरमेंट हो सकता है, उनकी डेथ हो सकती है, लेकिन इसका कंपनी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी अपने ऑपरेशंस को एज इट इज वे में कंटिन्यू रखती है जब तक कि उसका वाइंड अप नहीं हो जाता है। ओके, और इसके साथ साथ स्टेबिलिटी होती है इसके ऑपरेशंस में। स्टेबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि जो इसके ऑपरेशंस हैं वो मैनेजमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं। जो शेयर होल्डर्स है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसके बाद वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरी एक मैनेजमेंट टीम क्रिएट करते हैं जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को प्रॉपर्ली मैनेज करती है। इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट में, जो कंपनी के कॉन्सेप्ट में, एक स्टेबिलिटी का पॉइंट भी अवेलेबल होता है। अनस्टेबिलिटी इसके अंदर नहीं होती है। शेयर होल्डर्स के आने या जाने से इस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज दैट इज द डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क क्या होता है? रिस्क का डिफ्यूजन हो जाना ऑन डिफरेंट शोल्डर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल एक ही शोल्डर होता है, एक ही पर्सन होता है। पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50% होते हैं जो कंपनी के रिस्क को क्या करते हैं, बियर करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होने की वजह से जो रिस्क होता है वो हर किसी के ऊपर बहुत थोड़ा 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 डिवाइड हो जाता है। यानी किसी एक के ऊपर रिस्क कंप्लीटली नहीं होता है, वो रिस्क डिफ्यूज हो जाता है। और जब डिफ्यूज होता है तो उस रिस्क का इंपैक्ट बहुत कम रह जाता है। तो कुल मिला के कंपनी कॉन्सेप्ट में रिस्क बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू पार्टनरशिप एंड प्रोप्राइटरशिप। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सबसे खास बात क्या होती है कि अगर मैंने किसी कंपनी के अंदर शेयर्स को परचेज कर रखा है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं उन पर्टिकुलर शेयर्स को सेल करके किसी सेकंड पर्सन को या अनदर पर्सन को ट्रांसफर कर सकता हूं। दैट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इज फ्री टू ट्रांसफर हिज शेयर्स एज एंड व्हेन ही लाइक्स। वो चाहे तो शेयर्स को होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें लग रहा है कंपनी प्रॉपर परफॉर्मेंस दे रही है तो वो कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हुए उसके साथ में शेयर होल्डर्स बने रह सकते हैं, या उन्हें लगता है कंपनी किसी टाइम पर परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं दे पा रही है तो वो कंपनी के शेयर्स को सेल करके अनदर पर्सन को ट्रांसफर करके इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी फॉलो कर सकते हैं। ये खास बात होती है कंपनी शेयर्स में, दैट इज द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ओनरशिप। सबसे बड़ी बात होती है इसके अंदर कि एक डेमोक्रेटिक वे में कंपनी अपनी वर्किंग को फॉलो करती है। जैसे इंडिया है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट सेलेक्ट की जाती है वो डेमोक्रेटिक पैटर्न पर सेलेक्ट की जाती है। इसी तरीके से किसी भी कंपनी के अंदर जब किसी भी वर्क को फॉलो किया जाता है, किसी भी एक्ट को फॉलो किया जाता है तो उसके लिए रिजोल्यूशंस पास होते हैं, या तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशंस पास होते हैं या फिर स्पेशल रिजोल्यूशंस पास होते हैं। और वो रिजोल्यूशंस मेजॉरिटी के कॉन्सेप्ट को फोकस करते हुए पास किए जाते हैं, यानी कि एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था होती है। तो जो कंपनी फॉर्म है ये एक डेमोक्रेटिक वे में अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज को फॉलो करता है। ये इसकी सबसे खास व्यवस्था होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज दैट इज पॉइंट नंबर 7, दैट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। यानी कि जो इसका मैनेजमेंट है, इसका कंपनी का, वो बहुत एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट, अब मैनेजमेंट की बात कहाँ से आ गई? क्योंकि कंपनी कॉन्सेप्ट में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने बेसिस पर, क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, अब बहुत सारे शेयर होल्डर्स मिलकर कंपनी की व्यवस्था को कैसे अरेंज करें, ये एक क्वेश्चन आता है। तो क्या करते हैं, वो कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं अमंग द शेयर होल्डर्स। मतलब शेयर होल्डर्स में से भी हो सकते हैं या बाहर से भी हो सकते हैं, जो डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं बंदे, तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम को अपॉइंट किया जाता है। क्लियर। अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, एक मैनेजमेंट टीम को क्रिएट करते हैं। वो की मैनेजर पर्सन को अपॉइंट करते हैं और पूरी एक टीम स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं और उसके बेसिस पर उस कंपनी की डिफरेंट एक्टिविटीज को फुलफिल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पर सेपरेशन है किसका, ऑनरशिप का और मैनेजमेंट का। क्योंकि एक एक्सपर्टाइज मैनेजमेंट, जो पर्टिकुलर पर्सन उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो एक्सपर्टाइज नेचर के होते हैं।
तो वो अपने एक्सपर्ट ओपिनियन के बेसिस पर, अपनी एक्सपर्टाइज नॉलेज के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के डिफरेंट ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं। इसी वजह से एफिशिएंट वे में कंपनी की वर्किंग को फॉलो किया जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंपनी। नेक्स्ट वन इज स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। क्या मतलब है इसका, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन का? यानी कि कंपनी फॉर्म में ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करना चाहें तो ये कंपनी फॉर्म में ही पॉसिबल है, क्योंकि कंपनी फॉर्म में कभी भी रिसोर्सेज को लेकर या रिसोर्सेज के अरेंजमेंट को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो इसके लिए आप और शेयर्स को मार्केट में इश्यू कर सकते हो और उसके बेसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल को अरेंज कर सकते हो। कंपनी अगर एक प्रोडक्ट को डेवलप कर रही है तो अगर वो अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करना चाहे, अपने मार्केट को डेवलप करना चाहे, या फिर वो किसी और दूसरे प्रोडक्ट में डील करना चाहे या किसी दूसरी प्रोडक्ट लाइन को सेलेक्ट करके उसमें मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहे, तो कंपनी कॉन्सेप्ट में ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए जितने भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है वो रिसोर्सेज कंपनी फॉर्म इजिली अवेलेबल करा सकती है विद द हेल्प ऑफ इश्यू ऑफ मोर एंड मोर शेयर्स। क्लियर? सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द कंपनी फॉर्म, दैट इट कैन एक्सपेंड as much as it wants by arranging more and more resources in a very convenient way. And the last one is the public confidence, क्योंकि जो कंपनी की वर्किंग है दैट इज अवेलेबल विद इन द कंपनी। कंपनी का जो मेमोरेंडम है और जो कंपनी का आर्टिकल है उसके अंदर कंपनी के टोटल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में लिखा होता है, एंड दिस इज ओपन फॉर पब्लिक। यानी कंपनी पब्लिक क्या कर सकती है, इनको इंस्पेक्ट करके प्रॉपर्ली कंपनी की वर्किंग को समझ सकती है। इससे क्या होता है, कंपनी की जो पब्लिक है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस कंपनी में इंक्रीज होता चला जाता है। वैसे भी जब ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी फॉर्म प्रॉपर्ली सक्सेसफुल वे में काम कर रही होती है तो पब्लिक को ये दिखाई दे रहा है, और जब उनकी सक्सेस पब्लिक को दिखाई देती है तो ऑटोमेटिकली उनका फेथ कंपनी में बढ़ता चला जाता है। कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं या जो उसकी बैलेंस शीट होती है उसको पब्लिश करती है, एंड दीज आर ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। तो इनको प्रॉपर्ली वॉच करने के बाद, इनको इंस्पेक्ट करने के बाद भी पब्लिक इन कंपनी की परफॉर्मेंस को प्रॉपर्ली इवेल्युएट कर सकती है। और जब उनको इवेल्युएशन प्रॉपर दिखाई, जब इवेल्युएशन में कंपनीज पास हो जाती हैं पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनका कॉन्फिडेंस भी कंपनी में लगातार इंक्रीज होता चला जाता है। ओके, तो ये पॉइंट्स हैं जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज हाईली एडवांटेजियस टू द सोसाइटी, टू द नेशन एंड टू द वर्ल्ड एज अ होल। मतलब ऐसा नहीं है कि जो कंपनी फॉर्म का जो एडवांटेज है वो केवल सोसाइटी को है या केवल नेशन को है, बल्कि कंप्लीट वर्ल्ड को इसका एडवांटेज मिलता है। यानी कि लार्ज स्केल पर अगर ऑपरेशंस को फॉलो करना है या इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना है या प्रोडक्शन, एग्रीगेट प्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, नेशनल इनकम को इंक्रीज करना है, टेक्निक्स में इंप्रूवमेंट लेकर आना है, या स्किल्स को प्रमोट करना है, या लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना है, तो दैट दीज ऑल आर पॉसिबल विद द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।